आपका ताल्लुक जो है वो हुकूमत से रहा एक पॉइंट इन टाइम के ऊपर, और अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिबेट है अराउंड एक सिंगल पॉइंट के रूडा क्या है, उसके क़याम का मकसद क्या था, क्या जो कुछ अभी पंजाब में हुआ है बिलखुसूस रावी के बैंक्स के साथ, क्या उसकी वजह रूडा है या उनकी तरफ से होने वाली कोई वो है, कोई गलत इकदाम है उनकी तरफ? थोड़ा सा अगर इसकी वजाहत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो रूडा का कॉन्सेप्ट है ये 2014 से शुरू हुआ है। इसके पहले 2014 में जब गवर्नमेंट थी, उसको PMLN की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया कि जो रावी के इर्द गिर्द का एरिया है इसमें डेवलपमेंट की जाए। ठीक है। और उसने वो माइन हार्ट के नाम से वो कंसल्टेंट था। फिर 2 साल बाद आई थिंक उसको उस कंसल्टेंट जो कि इंटरनेशनल फर्म थी को ब्लैकलिस्ट कर दिया LDA ने। और फिर एक डेवलपमेंट बैंक ने इस पे काम किया और उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक प्रपोजल बनाया जिसमें ये था कि इसमें एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाए, जो इकोलॉजिकल जोन है उसको, जहाँ पे रावी बहता रहा है, सदियों से बहता रहा है, उस सारे को प्रिजर्व किया जाए और उसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए। और उसके बफर जोन जो है उसके अंदर लिमिटेड डेवलपमेंट जो है वो की जाए, और उसको भी ऑफसेट करके पीछे रख के उसको उसमें डेवलपमेंट इस तरह की जाए। तो जब हुकूमत आई, PTI आएगी, तो वो दोबारा से जो ओरिजिनल प्रपोजल था वो पेश किया गया LDA की तरफ से। तो मुझे याद है उस वक्त मैं भी मशीर था, तो मैंने उस वक्त इस कॉन्सेप्ट की मुखालफत की, क्योंकि ये रूडा का कॉन्सेप्ट लग रहा था साफ के उसके अंदर 3-4 चीजें ऐसी थी जो कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी लग रही थी। वो उसमें ये था कि जी हम दो पीछे बहुत बड़े बड़े बराज बना देंगे, उसके बाद यहाँ पर पता नहीं कितने मीलों तक जो है वो रिटेनिंग वॉल जो है वो बनाई जाएगी, फिर एक बहुत बड़ी झील बनाई जाएगी। तो वो लग रहा ऐसा रहा था कि ये कागजी कॉन्सेप्ट है और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा, और जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्होंने पहुंच जाना है प्लॉट बेचने के लिए, लोगों को उन्होंने बेवकूफ बना देना, और फिर रावी जब कभी भी स्वेल करेगा तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी। तो उसी बेसिस पे मैंने इसकी मुखालफत की, और फिर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट था उसको प्रेजेंट किया वहां पे, और वो साहब से भी कहा, खान साहब एक बड़े ग्रीन प्राइम मिनिस्टर थे, वो समझते थे इन बातों को। तो किया कि जी ये वो गलत चीज है, इसको आप नेशनल पार्क डिक्लेयर करें और लिमिट डेवलपमेंट की जाए। लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मैं प्रिवेल नहीं कर सका, जो दूसरा ग्रुप था वो प्रिवेल कर गया, जो उन्होंने कहानी दी थी वो अनफॉर्चुनेटली रूडा तो वो बन गया, लेकिन वो जो कहानी दी थी वो कहानी ही रह गई। आज कौन से आप देखेंगे इतना बड़ा सैलाब आ गया है, लेकिन ना तो यहाँ पे वो पीछे वो जो कह रहे थे कि 2 हम बना देंगे बहुत बड़े बराजेस, ना वो बराजेस हैं, ना ही रिटेनिंग वॉल जिसने इस पूरे सैलाब को चैनलाइज करना था वो है यहाँ पे मौजूद, ना ही वो झील है जहाँ पे पानी को डाइवर्ट करना था। लेकिन जो हुआ है वो ये बड़ा क्लियर है कि कुदरत ने अपना रास्ता खुद बनाया है, और दरियाए रावी ने वो कब्जे जो हुकूमतें नहीं छुड़ा सकी बतदरीज, वो दरिया रावी ने आगे अपना कब्जा छुड़वा लिया। बिल्कुल, दरिया रावी ने अपना फैसला, आपने बहुत अच्छा कहा कि दरिया रावी ने वाकई सर अपना कब्जा छुड़वा लिया। लेकिन ये जो आप बात करें ना कि रिटेनिंग वॉल बनानी थी, वो जो अब खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं जी कि जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, हमने इनको कहा था कि ये वॉल्स आपने खुद बनानी है, आपकी जिम्मेदारी है, जब तक हम डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं कर लेते, अगर आप उससे पहले अपनी सोसाइटीज जो है वो शुरू करेंगे या लॉन्च करेंगे। इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखते हैं? दूसरा सर आपने कहा कि आप प्रिवेल नहीं कर सके उस वक्त, क्यों प्रिवेल नहीं कर सके? देखिए, उसमें मेरे ख्याल में खान साहब को जो 2 बातें की गई थी, एक तो ये था कि ही सॉ इट एज अ इकोनॉमिक क्विक फिक्स कि जल्दी से इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और उस वक्त इकोनॉमी को जरूरत भी थी। 3 कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए गए थे। एक ये था, एक बंडल आइलैंड था जो कि कराची में था, और तीसरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि लाहौर में था। इसमें मैंने सिर्फ CBD वाले को एंडोर्स किया था, और वो आप देख सकते हैं कि बन गया, क्योंकि वो वॉल्टन के एयरपोर्ट को की जमीन को लेकर वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, वो शहर के बीच में है, और वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जो बंडल आइलैंड वाला था उधर भी प्रॉब्लम ये थी कि वो मैंग्रोव के वहां पे फॉरेस्ट हैं और वो तबाह होने थे, लेकिन वहां पे फिर प्रोविंस और फेडरेशन की आपस में
मसला बन गया और फिर इवेंचुअली वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर करके वहां पे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तीसरा ये प्रोजेक्ट था रूडा वाला, और रूडा में ये जो मैंने आपको बताया कि जो कहानी पेश की जा रही थी वो ऑन पेपर तो लगती है कि बहुत अच्छी है, और इसमें एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स भी हैं, लाहौर को बचा भी लेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर आपने कोई नया लाहौर बनाना है तो आपको क्या जरूरी है कि आपने उसको रावी के पेट में जाके बनाना है? कहीं और आपके पास जमीन नहीं है यहाँ पे? कहीं भी आप उसको बना सकते थे। तो ये एक फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक इट वाज अ ट्रेजेडी व्हिच वाज वेटिंग टू हैपन। कई सालों से यहाँ पे रावी में सैलाब, पानी भी नहीं था यहाँ पे, सैलाब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज इंडिया ने जब बारिशें ज्यादा हुई तो उन्होंने पानी छोड़ा है और दरिया ने अपनी जगह बनाई है। दरियाओं के रास्ते हमेशा ये कॉन्सेप्ट है नेचर का कि वो दरियाओं के रास्ते ही रहते हैं और दरिया टाइम पे आकर उसको वापस ले लेता है, और ये अभी आज साबित हुआ है। आप जो बात करके डेवलपर कह रहे हैं जी कि रूडा ने दीवार बनानी थी, कह रहा है कि डेवलपर ने दीवार बनानी है, तो ये इस बहस के अंदर यहाँ पे अरबों रुपए की गेम हो गई है। लोगों ने प्लॉट बना के आगे बेच दिए हैं, लोग बेचारे फंसे हुए हैं जिनकी वहाँ पे घर बने हुए हैं या उनकी आबादी है जिन्होंने अपनी सारा जमा पूंजी लगा के उधर अपने आप को आबाद किया। मेन चीज इसकी अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये अप्रूव किया प्रोजेक्ट, इसकी एनवायरमेंटल असेसमेंट किसने अप्रूव की, किस बेसिस पे अप्रूव की, और जब अप्रूव उन्होंने कर दी और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरे किए बगैर यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो गई? बिल्कुल। बट द मेन इशू इज के ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आप दरिया के बीच में जाके नया लाहौर बनाएं। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि अभी आपने भारत की बात की, छोटा सा उसके ऊपर भी कमेंट कर लें, फिर थोड़ा सा केपी के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि हेवियर मॉनसून्स, क्लाइमेट चेंज, ये सारे फैक्टर्स तो अपनी जगह पे हैं। भारत फैक्टर कितना स्ट्रांग है ये जो क्लाइमेटी जिसका भी हम सामना कर रहे हैं उसके अंदर? क्योंकि भारतीय मीडिया हम देख रहे हैं सर एक दफा फिर से मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, वहाँ पे लोगों को बता रहा है कि देखिए जी हम बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को। अब उसके अंदर एक नेचुरल फैक्टर भी है क्योंकि वो खुद भी इस क्लाइमेटी का सामना कर रहे हैं, सो वो एक नेचुरल वाला साइड भी है, लेकिन क्या इसके अंदर कोई शरारत भी शामिल है? देखिए वो शरारत तो हो सकती है। भारत उनको पता है कि यहाँ पे हमारे लोग आबादियां करके बैठे हुए हैं दरिया के अंदर, वो पानी छोड़ेंगे तो हमें उसका जानी और माली दोनों नुकसान होंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को दुरुस्त कर लें और दरियाओं के रास्ते रहने दें और उसके अंदर ये आबादियां ना की जाएं, तो फिर भारत जितना मर्जी पानी छोड़े उसमें क्या हथियार वाली बात है? उनको फिर तो हमें मोदी को कहना चाहिए कि आप हमारे यहाँ पर ये दरियाओं की गुजरगाह है जो सदियों से है, आप बेशक यहाँ पे 6 डैम खोल के पानी छोड़ दें, इसका तो फायदा हमें होगा क्योंकि जब ये पानी गुजरता है तो ये ग्राउंड वाटर एक्वीफर को भी रिचार्ज करता है, उसके साथ साथ जो आपकी जमीन होती है उसके अंदर भी जरखेजी लेकर आता है ये पानी, क्योंकि ये सेल्ट वाला पानी होता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो इसका हमें नुकसान हुआ है क्योंकि हम तो सोसाइटियां बना के बैठे होते दरिया के अंदर। अभी तो शुक्र है कि नया लाहौर वहां पे नहीं बस गया, उन्होंने और पानी छोड़ देना था और उसमें और तबाही होनी थी। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं केपी वाला भी आपसे फिनोमेना अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, वहां जो कुछ हुआ उसको कैसे देख रहे हैं जी? केपी के 2 इश्यूज जो थे वो बड़े एविडेंटली सामने आए हैं। एक तो वहां पे मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई थी और वो डिफॉरेस्टेशन मुझे याद है 2014 से लेके 22 तक जब हमने टिम्बर माफिया को रोक के रखा था तो उनकी डिफॉरेस्टेशन रुक गई थी। आज आप सैटेलाइट इमेजरी के जरिए अगर उस जमाने को चेक करें, वो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक वेबसाइट है, वहां पे नजर आता है वो हिस्ट्री, उसमें डिफॉरेस्टेशन रुकी रही है उस जमाने में। लेकिन 2020 के बाद फिर वहां पर रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन हुई है PTM 1 में, और फिर अब PTI की गवर्नमेंट जिसने डिफॉरेस्टेशन पहले रोकी थी, आज जो PTI की गवर्नमेंट है उसने मैसिव डिफॉरेस्टेशन की है। इमरान खान का जो विजन था उससे भी हट गए हैं वो, और उसी को आपको ताजा कटी हुई लकड़ी वहां पर रेले के अंदर सामने आई है, वहां पर बोल्डर सामने आई है जो आपने क्रश मशीनें लगाई हुई थी। तो वहां पर भी गलती तो हमारी है। बारिश का अगर ये रास्ता, अगर हम दरिया और उन नालों का रास्ता बंद ना करते तो ठीक है, बारिश ज्यादा हुई है वहां पर, लेकिन पानी ने ड्रेन आउट हो जाना था उसके अंदर, कोई जाती माली नुकसान उसमें नहीं होना था। लेकिन जब आप रास्ते के अंदर नेचर के खड़े होंगे
और कुदरत को चैलेंज करेंगे इस तरह से जिस तरह वहां पर केपी में किया गया और यहाँ पर रावी में किया जा रहा है, तो फिर कुदरत पर रास्ता खुद बना लेगी और ये जंग कुदरत ही जीतती है। सर, नेचुरल डिजास्टर्स ज्यादा होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, मोर सिवियर होंगे, ये बात हमें वजारतों से भी पता चल रही है, एनडीए में से भी पता चल रही है। चेयरमैन एनडीए में कह रहे हैं विंटर जो है वो हैजर्ड्स होंगे, हीट वेव्स होंगी, फॉरेस्ट फायर्स होंगी, मॉनसून ज्यादा सिवियर होगा। तैयारी, सॉल्यूशंस कोई अगर फौरन से कुछ बता सकें क्विकली हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है सर। नहीं, बिल्कुल तैयारी नहीं है और मेरे ख्याल में हमें एक फौरी तौर पे क्लाइमेट इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, आपके प्रोग्राम के वजारत से। उसकी वजह यह है कि इसको हमें प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना है पाकिस्तान में। इसके लिए हमें पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है और इसको हमें एक क्लाइमेट इमरजेंसी के तौर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह एनडीएमए के वो फरमा रही है ये सब चीजें प्रेडिक्टेड हैं और पाकिस्तान में तो हो चुकी है। यहाँ पर 4 महीने पहले कैट साली थी, 4 महीने पहले यहाँ पर हीट वेव आई थी बहुत बड़ी, हमारे फॉरेस्ट जो है उनमें आग लगी हुई थी। यही इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के और पाकिस्तान सिर्फ इस फ्लड से नहीं, इन तमाम इम्पैक्ट से मुतासर है। इसलिए हमें कंटिन्यूसली इसका मुकाबला करना है और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इसके ऊपर एक कंटिन्यूड पॉलिटिकल फोकस रखें और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी हमें क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया।